में अज्ञात वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH57 को किया जाम। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गिरफ्त में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। एक बदमाश को लगी गोली। बिहार में उफान पर कई नदियां। बागमती, कोसी, महानंदा और गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर। हैदराबाद में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे सम्मिलित। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से और एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये बड़ी खबर, स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जबलपुर जा रहा था स्पाइस जेट का विमान और उसी वक्त उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पायलट के केबिन में उठने लगा था धुआं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रखा गया है और उसके बाद दूसरे विमान से यात्रियों को जबलपुर भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, इस विमान में करीब 230 यात्री सवार थे और जब इस घटना के बारे में पता चला तो सभी यात्री पैनिक हो गए और इसके बाद आनन फानन में सभी को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रखा गया है और दूसरी फ्लाइट से फिर उन्हें यात्रियों को जबलपुर भेजा जाएगा। तो जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जबलपुर के लिए उड़ान फ्लाइट ने बढ़ी, उसी वक्त फ्लाइट में धुआं उठने लगा, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर ही कराई गई। आपको बता दें, जिस वक्त ये घटना सामने आई उस वक्त उस विमान में, उस फ्लाइट में करीबन 230 यात्री सवार थे, जिनको अभी फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रखा गया है। आपको बता दें, उन्हें दूसरे विमान से फिर जबलपुर भेजा जाएगा। तो दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट की विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइस जेट की विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया गया है कि जब विमान ने उड़ान भरी, कुछ ही देर बाद विमान के अंदर धुआं उठने लगा, जिसके बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर करा दिया गया। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली से अब दूसरे विमान से यात्रियों को जबलपुर भेजा जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शर्मिला, दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, क्या कुछ इसमें मौजूदा अपडेट है? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और लैंडिंग कराई गई है। पहली बार नहीं ऐसी बहुत बार बिहार फिलहाल के दिनों की बात करें तो पटना में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। उस विमान में 185 लोग जो है वो सवार थे। तो इस तरह के जो विमान हादसे हो रहे हैं वो इन दिनों बेहद आम हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी विमान हादसा हुआ था। विमान हादसा नहीं हुआ था लेकिन उस वक्त एक विमान से पक्षी टकरा गई थी और उस विमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो एक चॉपर था, वो एक हेलीकॉप्टर था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। जो अभी जो स्पाइस जेट का जो विमान, शर्मिला, दिल्ली में जो स्पाइस जेट का विमान जो इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, जब ये घटना सामने आई उस वक्त कितने यात्री उसमें सवार थे? बिल्कुल, हम बताते हैं कि फिलहाल आपको बता दें कि तो विमान था। उस विमान में सबसे पहले तो वो उस विमान में जो पायलट का कैबिन होता है उस कैबिन में आग लगी और जब 5000 फीट की ऊंचाई पर वो विमान पहुंचा तब देखा गया कि पायलट के कैबिन में धुआं आ रहा है और उसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। सबसे पहले हम आपको ये भी बता दे चले, ये जो विमान थी वो मध्य प्रदेश से जबलपुर जा रही थी और उसके बाद जितने भी यात्री, मुझे लगता है करीब 200 के यात्री थे और वहां पर उस विमान में उन यात्रियों को फिलहाल विमान से सुरक्षित निकाला गया और उसके बाद उनके लिए दूसरे विमान की व्यवस्था कराई गई ताकि यात्रियों की जान बच रहे और इस वजह से जितने मेंबर हैं वहाँ से। बिल्कुल, और उसके बाद अब दूसरे विमान से उनको जबलपुर भेजने की भी तैयारी है। फिलहाल तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही, बिल्कुल, फिलहाल वो दिल्ली एयरपोर्ट पर है और अलग विमान की व्यवस्था करेंगे। हालांकि इन दिनों ये जो हादसे हो रहे हैं या तो पक्षी के टकराने से हो रहे हैं या तो ये आम होते ही जा रहा है, लेकिन आम नहीं है। ये बेहद खतरनाक हो सकता है विमान में सवार यात्रियों के लिए, विमान हो या फिर चॉपर हो। यदि पक्षी टकरा रहे हैं और बड़े हादसे हो रहे हैं, उनसे नजर पास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। शर्मिला हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करी थी। जैसा कि उन्होंने बताया है कि फिलहाल यात्रियों को दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहीं पर अभी फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। जो स्पाइसजेट विमान के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जितने भी यात्री उस वक्त विमान में सवार थे उन सबको सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर रखा गया है और अब उन्हें दूसरे फ्लाइट से यानी दूसरे विमान से जबलपुर भेजा जाएगा। चलिए, तो ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। हालांकि एक बहुत बड़ी घटना घटित होते होते टल गई है। आपको बता दें, एक सूझबूझ पायलट की भी जब फ्लाइट उड़ान भर रहा था उस वक्त कैबिन में काला धुआं उठता देख, पायलट का जो कैबिन होता है वहां पर काला धुआं उठता देख जो पायलट है फ्लाइट को उसने इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर ही कराई, वापस फ्लाइट को वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद जितने यात्री उसमें सवार थे उनकी जान बच गई। तो स्पाइसजेट की विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें 5000 फीट से धुआं उठा था और उसी वक्त उसको इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर ही करा दिया गया है। आपको बता दें, जैसा कि हमारी सहयोगी ने भी बताया था, शर्मिला ने बताया था कि पटना में भी एक ऐसी ही घटना आई थी। जब पटना में जब विमान दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था उस वक्त उसमें पक्षी टकरा गया और उसके बाद वहां पर काला धुआं उठने लगा। उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, वो भी स्पाइसजेट का ही विमान था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चॉपर है, उनका जो हेलीकॉप्टर है, उसको वहां पर पक्षी टकराने से वाराणसी में उनकी भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। जीएसटी दिवस के मौके पर पटना के वाणिज्य कर विभाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और वाणिज्य कर विभाग के कई अधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरे देश में 5 साल पूर्व जीएसटी लागू हुआ था। राज्य के विकास में जीएसटी की बड़ी भूमिका रही है। बिहार में पिछले वित्तीय वर्ष में 36,000 करोड़ रुपए जीएसटी राशि संग्रह की गई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि वास्तव में जीएसटी संग्रह में उद्यमियों, व्यापारियों और जो उपभोक्ता हैं उनकी बड़ी भूमिका है। जुलाई को बिहार सहित पूरे देश में जीएसटी डे मनाया जा रहा है। आज से 5 वर्ष पूर्व जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ था और उसमें मुख्य रूप से कर की समानता पूरे देश में एक हो, जिससे कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। इस उद्देश्य से भारत की सरकार ने इसे लागू किया और इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। और जीएसटी के द्वारा जो राजस्व स्रोत है उसमें राज्य का लगभग 80% हिस्सा है और राज्य के विकास में जो जीएसटी है उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। सुपौल में भीमपुर थाना के समीप NH57 अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 लोग की दर्दनाक मौत हो गई तो मौके से स्कॉर्पियो चालक गाड़ी लेकर भागने में कामयाब रहा। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH57 को जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। घटना की जानकारी के बाद घटनास्थल पर छातापुर के सीओ उपेंद्र कुमार, भीमपुर के थानाध्यक्ष लोगों को समझाने में जुटी रही, लेकिन आक्रोशित लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जाम के कारण गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। चचेरा भाई था, वो एक्सीडेंट हो गया रोड पे। हम लोग तो घर में थे, 3 लोग थे, 2 एक बच्चा था और बीवी था उसका। जब घटना हुई थी तो हम लोग यहीं पे थे और उसके बाद उधर से जो स्कॉर्पियो वाला आ रहा था, बहुत हमको लगा कि उसका गाड़ी कम से कम 120 या 130 के स्पीड में, और ये मोटरसाइकिल वाला को जो है ना हक में स्कॉर्पियो वाला जो है यहाँ उसको पिकअप कम करना चाहिए, तो उनको जो है 3 आदमी को उड़ाया। उसमें पति पत्नी और एक बच्चा भी है, तीनों एक्सपोर्ट हो गया है। हाँ, यहाँ पर सड़क दुर्घटना हो गया है भीमपुर चौक पर, तो 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। एक महिला, एक उनके हस्बैंड हैं और बच्चा हैं, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे जो भी कार्रवाई होगी। चलिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 जुलाई को देवघर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की, 12 जुलाई को देवघर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर आ रही है, बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। बड़ी खबर आ रही है, संताल परगना के लोगों को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने यह पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें, गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आएंगे और उनका दौरा है देवघर का, और उस दौरान
वो बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसके बाद कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। संताल परगना के लोगों को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। बड़ी खबर आपको बता दें, 12 जुलाई को प्रधानमंत्री देवघर जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर जा रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है। 12 तारीख को 12 जुलाई को आ रहे हैं और इस दौरान वहां पर तकरीबन 11 से 12 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। प्रधानमंत्री ने झारखंड को लेकर अपना जो एजेंडा है और झारखंड का कैसे विकास हो, इसको लेकर उन्होंने अपने एक खाका खींचा है और इसके साथ जानकारी जो कोटा के सांसद हैं निशिकांत दुबे ने दी और उन्होंने कहा कि देवघर से और साथ साथ संथाल परगना का विकास को लेकर कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें एक जो सबसे अहम जो है वो है देवघर में एयरपोर्ट का शिलान्यास करना। एयरपोर्ट अगर वहां से चालू होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि झारखंड के लिए मानी जाएगी और खुद जब वहां पहुंचेंगे तो बाबा नगरी वहां भी देवघर में जाकर शिवलिंग का दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करने का उनका प्लान है। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं राजेश जी, वो एक टैगलाइन भी दे रहे हैं कि अब उड़ कर आइए बाबा की नगरी, प्रधानमंत्री एक सौगात दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये निशिकांत दुबे ने अपना टैगलाइन दिया है और इसको लेकर देवघर ही नहीं, देवघर के आसपास के जितने जो जिला है और जितने लोग हैं वो काफी आप कह सकते हैं उत्साहित हैं और वहां से जो फ्लाइट है वो दिल्ली, कोलकाता और पटना के लिए होगी और इसके साथ आगे आने वाले दिनों में कुछ और शहरों से देवघर को जोड़ा जाएगा। देवघर जो एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और वहां पर देखिए अब सावन आने वाला है और सावन में लाखों लाख की संख्या में लोग दूर दराज से वहां आते हैं। तो देवघर का एयरपोर्ट से जोड़ देना, हवाई मार्ग से जोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन राजेश जी, अभी तक अगर देखें तो झारखंड में रांची एकमात्र एयरपोर्ट का सहारा है लोगों के लिए, लेकिन अब देवघर में एयरपोर्ट बनने से इससे पड़ोसी राज्यों की बात करें तो बिहार और पश्चिम बंगाल में भी लोगों को काफी सहूलियत होगी। बिल्कुल, दोनों को राहत मिलेगी। जो आप देवघर कह सकते हैं एक बॉर्डर, बिहार के लिए एक बॉर्डर ही मान सकते हैं, बॉर्डर भी का जिला है और वहां पर अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो बिहार के लोगों को भी फायदा होगा, साथ ही साथ झारखंड के लोगों को भी फायदा और बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा। तो इसके अलावे अगर बात कर ली जाए तो कुछ गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन करना है, उस पर भी प्रधानमंत्री का फोकस है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो 12 जुलाई को जब आएंगे तो संथाल परगना और देवघर और साथ साथ झारखंड वासियों के लिए एक खुशखबरी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर झारखंड के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लोग ये उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो झारखंड के लिए एक बेहतर आपका। हालांकि राजेश जी, प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व अब बीजेपी के नेता भी एक्शन मोड में है, वहां पर कैंप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं कुल निशिकांत दुबे जो हैं वहाँ पे कैंप किए हुए हैं, साथ ही साथ जो भारतीय प्रदेश स्तर के जितने बड़े लीडर हैं वो देवघर पहुंच रहे हैं और उनके हर कार्यक्रम को खूब बड़ी बारीकी से वो लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए, इस बीच एक और खबर बता दें, एक तरफ तो प्रधानमंत्री का ये एक दौरा है कि आप कह सकते हैं ऑफिशियल दौरा है, लेकिन इसके एक राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन जो वहाँ के सीएम है उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और आपको याद होगा पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। वहाँ की सरकार भी अस्थिर है। वैसे स्थिति में प्रधानमंत्री के आगमन के बाद एक तरफ जहां झारखंड के विकास में एक नई इबारत लिखी जाएगी, इसके बाद सियासी समीकरण क्या होगा इस पर भी लोगों की निगाहें होंगी। वहां पे अगर आगे आने वाले दिनों में अगर उठापटक होता है तो इस दौरे से भी लोग को देखकर जोड़ रहे हैं कि अगर कुछ सियासी उठापटक हुआ तो एक आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुनासिब समय होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, साथ ही साथ झारखंड का कैसे विकास हो, जो विकास चाहते हैं झारखंड को, झारखंड का, इसको लेकर उनके लोगों में भी, वहाँ की जनता के लोगों में भी विश्वास है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री अगर वहाँ आ रहे हैं 12 जुलाई को तो उसके बाद
जो विकास के की जो योजनाएं हैं उस योजना से किस जिला को फायदा होगा। हालांकि संथाल परगना के कई ऐसे जिले हैं जो इससे सीधे डायरेक्ट जुड़ेंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट कई ऐसी, देखिए प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ तो योजनाएं रहती हैं कि इनका उद्घाटन करना है, लेकिन इसके अलावा कई बार आपने देखा है कि प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं कि जो उनकी एक सीमाएं हैं उन सीमा से भी बाहर जाते हैं और बिल्कुल बिल्कुल राजेश, नई घोषणा भी कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबकी निगाहें प्रधानमंत्री पर ही टिकेंगे जब 12 जुलाई को वो आएंगे। हालांकि दोपहर के 2 बजे के आसपास वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए भी लोगों का जुटान वहां पर। बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे अब अपील भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको सुने। और अब एक कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले। अब देखना यह है कि 12 जुलाई को क्या कुछ वो तमाम बड़ी योजनाएं, जिसमें एक आपने जानकारी भी दी है कि एक एयरपोर्ट का भी उद्घाटन वहां पर देवघर एयरपोर्ट पर करेंगे। चलिए यहां पर आपको रोकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। एक बयान सुन लेते हैं जरा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का। प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को आ रहे हैं। ये संथाल परगना के लिए बड़ा सौभाग्य है कि संथाल परगना को जो है राज्य का दूसरा एयरपोर्ट देवघर के तौर पर मिल रहा है, एम्स मिल रहा है, कई एक नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, प्रसाद योजना का प्रोजेक्ट है। दुमका के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं कि दुमका में जो पाइपलाइन से गैस जाएगा घर घर, उसका भी जो है वो शिलान्यास करने वाले हैं। LPG बॉटलिंग प्लांट जो है, जो सस्ते दर पर जो है जल्दी से लोगों को गैस गृहिणियों को मिल जाए, ये सारे बहुत प्रोजेक्ट हैं। 11-12 प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास और उद्घाटन करने में आगे। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने 20 वर्षीय युवक को शुक्रवार की रात अपनी गोलियों का निशाना बनाया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना खानपुर थाना अंतर्गत शिव दुर्गा मंदिर के पास की है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो पूरा मामला समस्तीपुर का है, जहां पर समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने 20 वर्षीय युवक को शुक्रवार की रात अपनी गोलियों का निशाना बनाया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घटना कानपुर थाना अंतर्गत शिव दुर्गा मंदिर के पास के, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं। बिहार में लगातार कानून व्यवस्था पर इस तरीके की चोट विपक्ष भी कर रहा है और साथ ही साथ आए दिन अपराधी किसी न किसी को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं और दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर वो फरार हो जा रहे हैं। हालांकि पुलिस के लिए भी, उनके कार्यशैली के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस के हाथ क्या खाली है या फिर कोई कार्रवाई की गई। इस पर भी हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे। बाइक सवार अपराधियों ने जो घटना को अंजाम दिया है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ समस्तीपुर से संवाददाता कैसर खान अली फोन लाइन पर जुड़े हैं। कैसर, इस पूरे मामले में अपडेट खबर आपसे जानना चाहेंगे। बाइक सवार अपराधियों ने जो घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, देखा जाए तो समस्तीपुर के अंदर जो लगातार जो है अपराधी के जो हौसले है साथ में आसमान पे है। एक के बाद एक अपराधी घटनाओं को अंजाम देने में पूरी तरह से मशगूल है। और इसमें जो खास करके जो प्रॉपर्टी डीलर, जो भू माफियाओं द्वारा जो है उनकी सांठगांठ के कारण लगातार जो हत्याओं का जो दौर है समस्तीपुर में जारी है। कल की भी जो आपको घटना बता रहा हूँ कि समस्तीपुर की जो घटना है, जो अंगार घाट थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है, जहाँ भू माफियाओं द्वारा जो है एक मजदूर को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। उसके बाद से शाम की जो घटना बताई जा रही, जहां जो है एक युवक जो अपने घर जा रहा था और इस मामले में भी जो भू माफियाओं द्वारा जो है इनके ऊपर अपराधियों द्वारा गोली चलाई है, जिससे उसकी घायल हो गया। अभी उसका इलाज चल रहा है। और कहीं ना कहीं समस्तीपुर के अंदर जो भू माफिया है वो पूरी तरह से जो है हावी है और इसका नतीजा है कि प्रशासन पूरी तरह से उसके सामने नतमस्तक हो चुकी है और उसे पकड़ने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रही है। पूरी तरह से जो देखने को मिल रहा है कि लगातार हत्याओं का जो दौर है समस्तीपुर में जारी है और पुलिस उस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया है, फिलहाल पुलिस के हाथ इस मामले में अब भी खाली है। अपराधियों ने 20 वर्षीय युवक को गोली मारी है, उसे अपना निशाना बनाया है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आज शाम 8 बजे हमारे भतीजा को अपराधियों ने गोली मार दिया। ये जो पहले भी अपराधियों ने ये धमकी दिया था, जो हमारे बर्मा विस्थापित कॉलोनी में जो बसा है, भारत सरकार ने बसाया 1976 में, तो उस जमीन को भगवानपुर देशवा का पूर्व स्वामी गलत तरीके से अंचलाधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर बेच रहे हैं। तो इस पर हम लोग आंदोलन किए, इसलिए इसके विरोध में हमको धमकी दिया था अपराधियों ने कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और आज हमारे भतीजा के साथ उन्होंने घटना घटा दी।
भारत सरकार के निर्देश पर शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को बैन कर दिया गया। इसके बाद बाजार में प्लास्टिक से बने उत्पादों की खरीद और बिक्री नहीं हो सकेगी। थोक और खुदरा दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को दुकानों से हटा लिया गया है। कई होलसेल दुकानें बंद हो गई हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों की बिक्री पर रोक के लिए नगर निगम की ओर से धावा दल का गठन किया गया और इसमें निगम के टैक्स कलेक्टर के अलावा स्थानीय पुलिस और मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है। प्रतिबंध लागू होने के साथ ही अब धावा दल दुकानों पर छापेमारी कर सामानों की जब्ती के साथ फाइन किया है। वहीं दुकानदारों की माने तो सरकार की ओर से प्रतिबंध तो लागू कर ही दिया गया है, लेकिन अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। जहानाबाद जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब जिला प्रशासन सख्त हो गई है। जहां सभी जगहों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, तो इसी कड़ी में शुक्रवार की दोपहर को जहानाबाद शहर की मलहचक मोड़ के पास भी अतिक्रमणकारियों की दुकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला और उनकी दुकानों को ध्वस्त किया गया। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सभी दुकानदारों को सूचना दे दी गई थी अपने दुकान को खाली कर लें, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई। मॉनसून ने तो अभी बस दस्तक दी है। बिहार में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बिहार और नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बिहार के अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। उत्तर बिहार में बहने वाली कई नदियां उग्र रूप धारण कर चुकी हैं। कमला बलान, कोसी, महानंदा नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर भी कई स्थानों पर बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको बता दें, ये भी एक भयावह तस्वीरें हैं। आपको बता दें कई जगहों पर जो नदियां हैं वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपको बता दें मॉनसून तो फिलहाल अभी उसने दस्तक ही दी थी, लेकिन बिहार में जिस तरीके से बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू किया है उससे लोग त्रहिमाम की स्थिति में है। बिहार और नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक बिहार के अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी है। उत्तर बिहार में बहने वाली कई नदियां उग्र रूप धारण कर चुकी हैं, जिसमें कमला बलान है, कोसी है, महानंदा नदी है, कई स्थानों पर जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो गंडक नदी का जलस्तर भी कई जगहों पर बढ़ा है। तो बागमती समेत कई नदियां जो हैं वो अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और ऐसे में केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक बिहार में कई नदी अब खतरे के निशान से ऊपर है और ऐसे में इसको लेकर सचेत सभी को किया गया है। और एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आ रही है यूपी के मैनपुरी से, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की है फायरिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी की है फायरिंग। वहीं मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार हुए बदमाश को लगी गोली, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मैनपुरी की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पूरी फायरिंग की गई। थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से 2 बदमाश जा रहे थे। इनको जब रोकने की कोशिश किया गया तो ये भागे। पुलिस ने इनको पीछा किया। पीछा करने के दौरान इनके द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया। अटैक में दन्नाहार के ऊपर अटैक किया गया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट से बचत हुई। पुलिस ने फिर उसके बाद से आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जिसमें एक भिन्ना उर्फ ईश्वर नाम का अपराधी घायल हुआ, जिसको चिकित्सकीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और ऐसे में मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री को साथ गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी के दूसरे दिन समापन भाषण देंगे तो उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे बड़े जुटान के तौर पर देखा जा रहा है। अब से 18 साल पहले 2004 में बीजेपी ने आखिरी बार हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। चलिए खबरों के सफर में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।